ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, अभिव्यक्ति चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस अभिव्यक्ति चैनल में हम अपने जिन विद्वान को हमेशा की तरह इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, उनका परिचय यूं तो देना कोई जरूरी नहीं है, आप सभी उनसे परिचित हैं, लेकिन फिर भी परंपरा को निभाते हुए हम आपको एक बार फिर बता दें। वे हैं हमारे विद्वान, काशी के बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चटर्जी। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका हमारे इस अंक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी। आज का ये अंक आरंभ करने से पहले सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी हम अपने एक मित्र से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जो आप अपने कार्यक्रम में बताती है कि डॉक्टर गौतम चटर्जी, वो एक्चुअली चटर्जी है, चैटर्जी नहीं है। तो हमने कहा कि ऐसा होता है क्या? बोले कि हाँ ऐसा होता है, आप उनसे खुद पूछिएगा। तो मुझे ये लगा कि हाँ, आपसे पूछना सबसे ज्यादा उचित होगा, क्योंकि आप इस बात पे हमेशा विशेष बल देते हैं कि भाषा की शुद्धता होनी चाहिए और सिंटेक्स या वाक्य विन्यास कहें, वो सही होना चाहिए। तो ये भी मेरे ख्याल से साहित्य का ही एक अंग है कि जब हम साहित्य के बारे में बात करते हैं तो भाषा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, शब्द या वाक्य विन्यास। तो आप सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करिए, ये स्पष्ट करिए कि मैं आपको चैटर्जी बोलूं या चटर्जी बोलूं, और क्या होता है? लिखने के लिए चटर्जी और बोलने के लिए चैटर्जी, लेकिन दोनों ही गलत अच्छा। है। जब भी लिखा जाएगा तो चटर्जी लिखा जाएगा, चटर्जी बनर्जी मुखर्जी। और जब बोलना चाहिए तो उसको चैटर्जी बैनर्जी मुखर्जी ये बोलना चाहिए। वो ध्वनि के लिए है, सुनने में अच्छा लगता है। जैसे रेडियो में नमस्कार बोलते हैं, लेकिन मैं बाहर रेडियो में तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नमस्कार बोलता हूँ तो वो सुनने में अच्छा लगता है। मुख सुख के लिए बोला जाता है, कान में भी सुनने में अच्छा लगता है, उसकी ध्वनि अच्छी हो जाती है। लेकिन चटर्जी और चैटर्जी ये दोनों ही लिंग्विस्टिकली गलत है, और इसको थोड़ा सा जानना चाहिए। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं थोड़ा बताऊं कि ये कैसे ये शब्द आया, कैसे ये सरनेम बना। बिल्कुल, जब भी हम आपके सामने कोई प्रश्न रखते हैं तो रखते ही इसीलिए हैं कि आप पूरे उसकी गहराई में जाते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, उसका मदर वर्ड क्या है, या उसका इतिहास क्या है, क्योंकि ये जानना ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमने आपसे कहा कि भाषा की शुद्धता, चटर्जी और चटर्जी। इसीलिए मैंने कहा कि इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, अगर उन्हें हम लोग पहले ही क्लियर करते चले, या ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए हम लोग को कि ये जो बंगालीज हैं, चैटर्जी बैनर्जी मुखर्जी गांगुली आदि आदि, तो ये लोग भले ही कुलीन ब्राह्मण हैं, बंगाली हैं, लेकिन एक्चुअली ये लोग बंगाली नहीं है। मैंने कोई भी बंगाली दरअसल बंगाली नहीं है, ये बौद्ध हैं। वो ऐसे कि आर्य जब हमारे देश में आए थे तो फिर बुद्ध का प्रभाव हुआ, और उसमें वही आर्य बौद्ध हुए, यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं। और बौद्धों में जो शिक्षक होते थे, जो विद्वान होते थे, शिक्षक होते थे, उनको टाइटल दिया गया पहली बार उपाध्याय। और ये सारे बौद्ध उपाध्याय यानी कि बौद्ध शिक्षक, ये सभी लोग कन्नौज में रहते थे। तो हमारे यहाँ पाल डायनेस्टी हुआ है, मतलब बहुत बाद में मध्यकाल में जब मुगल पीरियड शुरू हुआ, पाल डायनेस्टी, फिर गुर्जर प्रतिहार, गहरवाल पीरियड, ये सब हमारे यहाँ जिसको आज हम लोग उत्तर प्रदेश के रूप में जानते हैं, ये धीरे धीरे करके डेवलप होता गया। तो उसमें क्या हुआ कि भाषा का विकास अ, हमारे यहाँ के अपभ्रंश तक रुक गया था।
जैसे पहले प्राकृत था, प्राकृत से संस्कृत हुआ, संस्कृत से अपभ्रंश होता है, अपभ्रंश के बाद आके भाषा का विकास रुक गया। और आज भी हमारे यहाँ हिंदी में मास्टर्स कोर्स में यही पढ़ाया जाता है कि अपभ्रंश तक होगी, क्योंकि बिगड़ गया जो वो अपभ्रंश है। और जो बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत थी, उसको जब रिफाइंड किया गया तो वो संस्कृत हुई थी। हम लोग संस्कृत साहित्य में भी देखते हैं कि कालिदास के यहाँ जो राजा है और विद्वान है वो संस्कृत बोलता है, आम आदमी प्राकृत बोलता है। तो भाषा अपने विकास के साथ आके मध्यकाल में अपभ्रंश पर आकर ठहर गई। तो कुछ विद्वानों ने ये तय किया कि इसके आगे भी भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट को डेवलप किया जाए। तो उसके लिए बंगाल रेजिडेंसी, तब बंगाल नाम भी नहीं था, बंगाल रेजिडेंसी जो भारत देश की राजधानी भी थी कलकत्ता, उसमें उस समय बंगाल से, कन्नौज से सारे उपाध्यायों को बुलाया गया और ये लोग वहां जाकर के डेवलप करने लगे भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक भाषा के अपभ्रंश के बाद में एक नई भाषा बनी, नई लिपि बनी, उसका नाम हुआ अवहट्ट। अवहट्ट जो है, इसको प्रोटो बंगाली भी आज कहा जाता है। तो इस लिपि को, इस स्क्रिप्ट को बनाने वाले जो लोग थे, उनमें दो तीन नाम आते हैं, जिसमें आते हैं सुनीति कुमार चाटुर्या, असित कुमार बंदोपाध्याय, सुकुमार सेन। ऐसे तीन चार लोगों का नाम आता है। इन लोगों ने मिलकर लैंग्वेज को आगे डेवलप किया। उसके बहुत बाद में फिर चीजें हमारे हिंदी देवनागरी वगैरह आई है। तो अब ये जो लिपि बनी, उसको पढ़ने वाला व्यक्ति बांग्ला भाषी हुआ। वो जो लिपि बनी, बांग्ला की पहली लिपि अवहट्ट बनी, उसके बाद बांग्ला बनी। तो अवहट्ट को बोलने वाला, बांग्ला को बोलने वाला बांग्ला भाषी हुआ, जो कि एक्चुअली बौद्ध है। अब क्या हुआ कि वो लोग आके जब कन्नौज से गए थे तो वो अलग अलग जगहों पर बस गए। तो जो हमारे देश में गंगा जैसे जैसे जाके वही है, उसके आसपास का क्षेत्र डेवलप हुआ, इसको गैंगेटिक प्लान कहते हैं। तो जो गंगा के किनारे बस गए वो उपाध्याय गंगोपाध्याय कह गए, जो चट्टग्राम में बस गया वो चट्टोपाध्याय कह गए, है ना। इसी तरह से बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, ये पहली बार बना। जो उपाध्याय थे वो चट्टोपाध्याय, अभी भी चैटर्जी नहीं बने थे, तो चट्टोपाध्याय हो गए। सुनीति कुमार चाटुर्जिया ने क्या किया, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय न लिख करके अपना नाम चाटुर्जिया लिख लिया, क्योंकि वो भाषा विज्ञानी थे, लिंग्विस्ट थे। और आज भी पूरा देश, पूरा विश्व उनको सबसे बड़ा लिंग्विस्ट मानता है, सुनीति कुमार चाटुर्जिया। तो उन्होंने चट्टोपाध्याय न लिख के चाटुर्जिया क्यों लिखा? क्योंकि इसमें चाटुर्जिया में ज्या जो है वो प्राकृत है। वो चाहते थे कि जो मूल हमारी भाषा है, वैदिक समय से प्राकृत, जब पहला यज्ञ हुआ था प्राकृत को संस्कृत किया गया था पहली बार, उसके भी पहले प्राकृत था। तो प्राकृत कंटिन्यू करे, इसलिए आज प्राकृत भी पढ़ाया जाता है, प्राकृत और पाली। प्राकृत को बुद्ध ने लिया था, और पाली को बुद्ध ने लिया था और प्राकृत को महावीर ने लिया था लोगों से अपने संबोधन के लिए। तो प्राकृत को कंटिन्यू करना चाहते थे, तो ज्या को उन्होंने लगा दिया चाटुर्ज्या, और वहां से चाटुर्ज्या चला। तो चाटुर्ज्या, बानुर्ज्या, मुकुर्जिया, ये वही उपाध्याय जो थे, बौद्ध उपाध्याय, वो अब चाटुर्ज्या कहलाने लगे, बानुर्ज्या कहलाने लगे, मुकुर्जिया कहलाने लगे। अभी हाल ही में, यानी 20वीं शताब्दी में एक उपन्यास लिखा गया था, जो मलयालम के बहुत बड़े लेखक है तकशी शिव शंकर पिल्लई, उन्होंने उपन्यास लिखा मुकुर्जिया, और इस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मुकुर्जिया क्यों लिखा हुआ है। वो इसी से लिखा हुआ है, वो जो ज्या प्राकृत है, वो उन बौद्ध उपाध्यायों का जब नाम, सरनेम बना, चाटुर्जिया, बानुर्जिया, मुकुर्जिया, तो वहां से मुकुर्जिया तकसी शिव शंकर पिल्लई ने उपन्यास इस तरह से लिखा टाइटल के लिए। आज भी बंगाली घरों में, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, साक्षर भी बिल्कुल नहीं है, वहाँ हर कोई चाटुर्जिया, बानुर्जिया, मुकुर्जिया ही बोलते हैं कि मैं अपने लड़के की शादी मुकुर्जिया परिवार में दूंगा, मैं अपने अपने लड़के की शादी, मैं सुन रहा हूँ बानुर्जिया परिवार को, लड़का बहुत अच्छा है, वो देखो चाटुर्जिया आया हुआ है। आज भी बोलते हैं, तब से भी बोलते हैं, तब से चला आ रहा है। अब इस बीच क्या हुआ, मुगल पीरियड के बाद अंग्रेजों का शासन आया, तो वो चाटुर्जिया उच्चारण नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने चाटुर्जिया को चैटर्जी कर दिया, मुखर्जिया को मुखर्जी कर दिया, बानुर्जिया को बैनर्जी कर दिया। तो जब आज हम लोग चटर्जी या चैटर्जी बोलते हैं, ये अंग्रेजों का गलत उच्चार है, वो करेक्ट नहीं है।
तो वो गलत उच्चार को हम सब लोग बोलते हैं और लिखते हैं। तो पहले तो यही गलत है, लेकिन चैटर्जी जो है वो भी गलत है, क्योंकि वो तो है चाटुर्जिया। तो अब जो आधुनिक बंगाली है वो ये सब ना लिख करके, जो ऑफिसेस में काम करने वाले या जो आधुनिक, कहीं नाम देना है, गांव में नहीं रहना है, तो चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय यही चला आ रहा है शुरू से। क्योंकि गांव में लोग आज भी चाटुर्जा बोलते हैं, और जब जिसको कहते हैं कि एलिट क्लास, या हमको किसी स्कूल में पढ़ाना है, किसी बैंक में नौकरी करनी है, कहीं टीचर होना है, तो वहाँ पर हमेशा चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित बंगाली अभिजात्य वर्ग जो है, कुलीन वर्ग जो है, उनको ये दिखता है कि वो गलत है, चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, क्योंकि वो गलत उच्चारण ही है। गलत उच्चारण को हमारे उत्तर प्रदेश में आज भी कंटिन्यू किया जा रहा है, जहाँ प्रवासी बंगाली रहते हैं। अब ये सारी बातें जो है, ये एक किताब है असित कुमार बंदोपाध्याय की, हिस्ट्री ऑफ बंगाली। उन्होंने इसको बांग्ला में लिखा, बांग्लार इतिहास, बांग्ला भाषा का इतिहास, और इस हिंदी में बना बंगालियों का इतिहास, और इंग्लिश में हुआ हिस्ट्री ऑफ बंगाली। ये साहित्य अकेडमी से किताब छपी हुई है, इसको कोई भी पढ़ सकता हो डिटेल में अगर जाना चाहे तो। जैसे मारवाड़ियों के इतिहास एक बहुत अच्छी किताब है, उसी तरह से बंगाली का जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ बंगाली, उस किताब में ही ये सब चीजें लिखी हुई है। इस तरह से हम लोगों ने अवहट्ट भाषा जब बनी, उसको पढ़ने वाले लोग बांग्ला भाषी कहलाए। आज भी अगर कोई बांग्ला बोलता है तो वही बंगाली, तो बांग्ला भाषी ही बंगाली। और टाइटल जो है वो चाटुर्जिया करेक्ट है, एलिट क्लास के लिए चट्टोपाध्याय है, प्रवासी बंगाली आज भी उस गलत उच्चारण को लिखता है। अब उसमें लिखने के लिए चटर्जी, और ध्वनि के लिए ये चैटर्जी। ये है पूरा बौद्ध जो उपाध्याय हुए फिर बंगाली हुए, उनकी पूरी गाथा, उनकी पूरी कहानी। और सुनीति कुमार चैटर्जी, आज भी गूगल में चैटर्जी लिखा जाता है, लेकिन उसमें चैटर्जी भी लिखा हुआ होगा अगर आप चाहें तो। और सुनीति बाबू के बारे में जान भी सकते हैं। सुनीति कुमार चैटर्जी, जिनको रविन्द्रनाथ ठाकुर जब भी विदेश जाते थे साथ में लेके जाते थे, भाषा पर अभी तक उनसे बड़ा किसी ने काम नहीं किया है। और मैं खुद भी उनके जितना भी एक ऑमनिबस तैयार कर रहा हूँ समग्र, जिसमें उनके सारे लेख और सारे लेक्चर्स एक जगह इकट्ठा कर दिए। ये वो चैटर्जी को लेके कहानी। तो क्या हिंदी में भी ऐसे शब्द हुए जो अपभ्रंश में यूज किए जाने लगे अब, और पहले उनका कुछ और रूप था? ऐसे हिंदी में भी कोई शब्द रहे होंगे। नहीं, ये तो शब्द नहीं हुआ ना, ये तो भाषा बनी, तो उस भाषा को बोलने वाले लोगों को टाइटल दिया गया ना, हम्म। नाम दिया गया, जो जहाँ रहने लगे उसके बारे में बताया। तो वो तो अवहट्ट तक आया। अवहट्ट एक ऐसी लिपि है जिससे बांग्ला लिपि भी बनी है, और वोट लिपि भी बनी है, जो नेपाली की भाषा की है। नेपाली भाषा में वोट लिपि होता है, और बंगाली लिपि होती है। दोनों लिपि एक जैसे दिखते हैं। तो बौद्ध साहित्य काफी कुछ वोट लिपि में भी लिखा गया है। और जो बुद्ध के बाद जब 3 असेंबलीज हुई थी और त्रिपिटक की रचना हुई थी, तो उसके बाद शाम को वो लोग जब भजन कीर्तन जैसे करते हैं बुद्ध की प्रशस्ति में, तो चर्या पद लिखे गए, चर्या गीत गाई जाती है। और आज भी नेपाल में चर्या नृत्य भी होती है। तो बंगाली लोग भारत के कहते हैं कि ये हमारा है, और नेपाली लोग कहते हैं कि ये हमारा है। वो कंफ्यूजन इसलिए है कि ना बंगाली लोगों को मालूम है ना नेपाली को पता है। वो कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि वो लिपि एक है, वोट लिपि और बांग्ला लिपि दोनों एक ही आया है, इसलिए इसको प्रोटो बंगाली आज कहा जाता है, कहा गया है। उससे हम लोग भाषा में आजकल और बाकी चीजें आ गए हैं, तो भाषा के दूसरी चीजों को लेकर के बात हो सकती है। लेकिन ये हुआ बंगाली का इतिहास, बंगाली लिपि, बंगाली भाषा, बांग्ला भाषी और उनकी कहानी। तो हमारे यहाँ ये भाषिक शुद्धता बहुत बड़ी चीज मानी गई है, सैंक्टिटी ऑफ स्पीच। तो उसमें ये जो मुख शुद्धि, वो बहुत जरूरी है। मुख की शुद्धि, हम लोग मुख सुख के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं और अशुद्ध कर जाते हैं। तो मुख शुद्धि अगर होगी तो वाक शुद्धि होगी, और वाक शुद्धि होगी तो वाक सिद्धि होगी। ये भी हमारे यहाँ का वैदिक शब्द है, वाक शुद्धि और वाक सिद्धि। इसके लिए हमारे यहाँ जैसे दृग दृश्य एक किताब है, दृग दृग दृश्य, जिसको कि अ, उन्होंने लिखा है विद्यारण्य ने, माधवाचार्य का नाम था विद्यारण्य ने। उन्होंने दृग दृश्य विवेक करके ग्रंथ लिखा है। उसी का एक नाम भी है वाक्य सुधा।
सुधा माने अमृत और वाक्य। तो उसमें जो उपनिषद के 4 महावाक्य है उसको मनन करके उसके एसेंस के बारे में लिखा गया है, वाक्य सुधा। लेकिन उसी में ये बात आती है कि हम लोग को हमेशा करेक्ट, एप्रोप्रिएट, एप्ट वर्ड बोलना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन सही होना चाहिए, और वाक शुद्धि होनी चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड को ही बोलना चाहिए। जैसे अभी हम लोग, कहीं चर्चा हो रही है कि साक्षी शब्द पर, तो मैं किसी का साक्षी हूँ, कोई मेरा साक्षी है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फ्रेमिंग गलत है। इस सेंटेंस का वाक्य विन्यास या सिंटैक्स गलत है, क्योंकि अगर व्यावहारिक धरातल पर देखें प्रैक्टिकली तब तो ठीक है कि मैं, मेरी आंखें किसी चीज की गवाह है या कोर्ट में गवाह होता है। लेकिन अद्वैत वेदांत में अगर हम ये वाक्य की रचना करते हैं कि ब्रह्म मेरा साक्षी है, मैं ईश्वर का साक्षी हूँ, तो फिर दो हो गए, इसलिए वो अद्वैत वेदांत रहा नहीं। यहाँ पर वेदांत की गड़बड़ी नहीं है, अद्वैत की गड़बड़ी नहीं है, साक्षी की गड़बड़ी नहीं है, या गड़बड़ी है बोलने वाली की और लिखने वाले की, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन गलत कर रहा है। वहां पर सेंटेंस फॉर्म ही नहीं होगा अध्यात्म या अल्टीमेट लेवल पर। तो भाषा एक ऐसी चीज है, हमारे यहाँ सुनीति बाबू के बाद भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, जैसे मैंने नाम दिया सुकुमार सेन और असित कुमार बंदोपाध्याय, राखाल दास बंदोपाध्याय, रमेश चंद्र मजूमदार, तो ये सब तो बंगाली में हुए। फिर हमारे यहाँ हजाब शेख द्विवेदी और विद्या निवास मिश्र जी ने काफी कुछ काम किया है, और भोलानाथ तिवारी जी की किताब भी है भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक्स एक अलग एक दुनिया है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को जो बोलने की वाचिक परंपरा है उसको कैसे मुख शुद्धि से मुख सिद्धि तक ले जाए, उसकी तरफ आज हम पूरे विषय को ले गए। आपने जब भाषा की बात कर रहे थे आप, बांग्ला की लिपि की, तो आपने कहा कि बांग्ला की लिपि जो है और नेपाल की लिपि आपने कहा कि सेम है। पर आसाम में क्या है कि भाषा अलग है, असमीज जो होते हैं उनकी भाषा अलग है, लेकिन लिपि उनकी भी सेम है, बिल्कुल बंगाली जैसे वो लिखते हैं। लेकिन जो वर्ड्स हैं वो क्वाइट बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो आप जो उसकी कह रहे थे कि नेपाल और बांग्ला भाषा की लिपि सेम है, तो असमीज भी सेम है, बिल्कुल सेम भाषा वो यूज करते हैं, मतलब लिपि सेम यूज एक्चुअली करते एक्चुअली भारत देश बहुत बड़ा रहा है, जिसमें मेरे अफगानिस्तान और बर्मा सब कुछ समाहित था। तो ब्रिटिश पीरियड में ये बंगाल रेजिडेंसी, मैड्रास रेजिडेंसी, है ना, बॉम्बे रेजिडेंसी ऐसे बोला जाता था। तो बंगाल रेजिडेंसी की राजधानी और पूरे भारतवर्ष की राजधानी कैलकाटा थी। तब बंगाल के अंतर्गत भी कई राज्य थे, आज के कई राज्य बंगाल के अंतर्गत थे, ठीक है, जिसमें उड़ीसा भी है, और जो बांग्लादेश है वो भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल अलग अलग नहीं हुआ था। तो उड़ीसा भी उस बंगाल के अंतर्गत था, और अविभाजित बंगाल जिसको कह सकते हैं, और बिहार भी था, और असम भी था। तो मूल तो बंगाली ही हुए ना, आर्य जो बौद्ध हुए वो बंगाली हुए, वो बंगाली ही बिहार में थे, आज के बिहार में। तब तो बिहार था ही नहीं, है ना। तो उसी तरह से उड़ीसा बंगाल में ही था, आसाम बंगाल में ही था, तो प्रभाव चला गया आसाम की तरफ। तो आसाम की जो बोली है, जो प्राकृत है, उसमें आज भी बांग्ला का स्पर्श है। उड़ीसा में जो उड़िया की बोली है उसमें बांग्ला का स्पर्श है। इसीलिए वो पूरा तो बंगाली था ना। बिल्कुल। ये है। आज आपने इतनी अच्छी बात की और इतनी अच्छी मेरी जिज्ञासा को दूर किया, शांत किया, उसका पूरा इतिहास भी बताया। तो जब मैंने समय पर ध्यान दिया तो मुझे लगा कि अरे ये एक पूरा हमने एक एपिसोड इसमें किया, जिसमें लोगों को सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, भाषा की शुद्धि, और सबसे बड़ी चीज चैटर्जिया आपने बताया ना, बनर्जिया, और क्या बताया, मुखर्जिया, चाटुर्जिया, चैटर्जिया, बानुर्जिया। अच्छा, हाँ, चाटुर बानुर्जिया। ये चट्टग्राम में एक जगह है बांग्लादेश में, इस बंगाल में, उस जगह के कारण चट्टोपाध्याय बने। तो चट्टोपाध्याय ही चाटुर्जिया, ज्या प्राकृत होने के कारण किया गया। तो ये बोलने के लिए, बुलाने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो बोल नहीं पाते थे, तो इसलिए उन्होंने चैटर्जी कर दिया। लेकिन ये जो बोलने की त्रुटि है,
और बोलने की शुद्धता है, इसको भी हम लोग कॉमेडी के लेवल पर हम लोग एक फिल्म देख सकते हैं, दो अनजाने। ये नविंदु घोष ने बनाई थी। उसमें इंटरवल तक किसी को फिल्म नहीं अच्छी लगती है, जबकि उसमें अमिताभ बच्चन है, रेखा है, प्रेम चोपड़ा है। इंटरवल के बाद से फिल्म पूरे हॉल को एनग्रॉस करा देती है, उत्पल दत्त के कारण। अमिताभ बच्चन और उत्पल दत्त में जो बातचीत है आप देखिएगा, उसमें भाषा को लेकर है कि वो उर्दू के जो शब्द हैं उसको बांग्ला में कैसे अनुवाद करके उत्पल दत्त बताते हैं, और उर्दू शब्द को वो कैसे उच्चार देते हैं उत्पल दत्त, और फिर उसको कैसे याद करते हैं। और अमिताभ बच्चन के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए वो बांग्ला के शब्दों को कैसे उर्दू तक ले जाके समझाना चाहते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे उत्पल दत्त। अपना एक में दिन का 4 घंटा वो नेशनल लाइब्रेरी में बिताते थे। तो ये भी हम लोग चाहे तो बोलने के सुख को ध्यान में रख के फिल्म भी देख सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा रहा ये पूरा अंक जो था, पूरा एपिसोड था। और जाते जाते आपने जो इस फिल्म की बात बताई, तो सचमुच बड़ा अच्छा लगा कि हम, जो चीज हमारे जीवन पे सबसे अधिक प्रभाव डालती है, वो आजकल के समय में, इलेक्ट्रॉनिक समय में, फिल्म बहुत ज्यादा है। तो अगर हम ऐसे उदाहरण देते चलते हैं, और आपके सारे ही एपिसोड में ऐसा होता है कि आप कोई कहानी भी सुनाते हैं, तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग, सहज, और यह बहुत रेलिवेंट, उससे विषय से जुड़ी हुई। तो आज के अंक में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद, डॉक्टर गौतम चटर्जी। अगले अंक में हम फिर मिलते हैं, लेकिन आज के अंक का यही समापन करते हैं। तो हमारे दर्शकों की तरफ से भी गौतम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ शुभेच्छा।